ठीक है सर। ठीक है, चलो। तो लास्ट टाइम हम लोग हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट किए थे, है ना। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अरे तुम लोग को सॉल्ट के बारे में थोड़ा हम लिखवा दे रहे हैं ताकि तुम लोग को ठीक ठाक आइडिया रहे कि कौन सा सॉल्ट किस नेचर का है। बहुत जरूरी है सॉल्ट के बारे में जानना, है ना। क्या होता है सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, फलाने सॉल्ट, दिन का सॉल्ट, क्या होता है। देखिए सॉल्ट्स में क्या होता है, सॉल्ट्स का पूरा चिट्ठा पट्ठा यहाँ पे जितना भी है बेसिक चीज हम लोग इसको नोट कर लेंगे। ये एसिड और बेस के रिएक्ट करने से बनता है और इसलिए ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है। इन जनरल ये आयोनिक होता है, ठीक है। आयोनिक कैसे पता किया गया, जब इसको मेल्ट करवाया गया, है ना, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा था, दैट मीन्स ये आयंस कंटेन करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड है। इसका जो पॉजिटिव कटायन है, इसका जो कटायन होता है वो बेस से आता है, कटायन इज फ्रॉम बेस हमेशा, और अनायन पार्ट जो इसका होता है फ्रॉम एसिड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से इसका मतलब ये बनता है ना। जब एसिड और बेस इन शॉर्ट रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन, मतलब वाटर के अलावा जो भी बनता है उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट चीज है सॉल्ट में। नेचर, अगर इसके नेचर की बात करें हम लोग, फिजिकल नेचर बोल सकते हो। फिजिकल नेचर की अगर बात करें तो मजेदार नेचर है, सॉल्टी नेचर है। टेस्ट कैसा है इसका, कई बार होता है सॉल्टी, जैसे टेबल सॉल्ट हो गया। बीटर भी हो सकता है, कड़वा भी लग सकता है, ऐसा नहीं समझना है कि नमक जैसा ही नमकीन होता है। और मीठा भी होता है कुछ कुछ सॉल्ट, और कुछ कुछ टेस्टलेस भी होता है, ठीक है। तो ये इसका टेस्ट नेचर हो गया। दूसरा इसका स्ट्रेंथ की बात करें, कितना हार्ड होता है, हार्डनेस की अगर बात करेंगे तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है ना। क्रिस्टलाइन फॉर्म में सबसे पहले पाया जाता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये हार्ड होता है बट ब्रिटल होता है, हार्ड बट ब्रिटल होता है, ठीक है। ये इसका हार्डनेस हो गया। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सिंपली आप लिख सकते हो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट ही वेरी वेरी हाई होता है इसका, कम से कम 800-600 के रेंज में, तो हम लोग लिखते हैं हाई। कम नहीं होता है, मतलब आप चम्मच में नमक को आप ट्राई कर सकते हो मेल्ट करवाने का, तो वो मेल्ट जल्दी में नहीं करेगा, ठीक है। और इसका एक और नेचर है कि फ्यूज्ड स्टेट में, मतलब मेल्टिंग मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है।
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इन फ्यूज्ड स्टेट। फ्यूज्ड मतलब मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, जो भी आयनिक कंपाउंड है ना उसमें ये सब जो है प्रॉपर्टी रहेगा ही, मेल्टिंग वेल्टिंग, ठीक है, सारी चीजें। लेकिन हाँ फिजिकल नेचर में चेंज हो सकता है, जैसे HCl भी तुम्हारा लगभग आयोनिक ही होता है ना, है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ लेकिन आयोनिक होता है। अब ये सारे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी हुए, केमिकल प्रॉपर्टी इसका जो है बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हीट करने पर क्या होता है, ये सारी चीजें होती है, तो वो तुमको केमिस्ट्री का एनालिटिकल पार्ट जो होता है ना उसमें बताया जाएगा कि कौन किससे रिएक्शन करता है, कहाँ पर क्या होता है। और इस चैप्टर में रिएक्शन आपको पहले से दिया हुआ रहेगा, अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो समझ लेना कि वो क्वेश्चन बकवास है। आइए क्लासिफिकेशन करते हैं सॉल्ट्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि यहाँ पे 4 कैटेगराइजेशन हम लोग करते हैं सॉल्ट का। पहला नॉर्मल सॉल्ट, ये हो गया आपका नॉर्मल सॉल्ट, पहला कैटेगरी। नॉर्मल सॉल्ट क्या है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करता है ना, तो जितना हाइड्रोजन एटम है, इफ ऑल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, है ना, ऑफ एसिड गेट्स कन्वर्टेड टू H2O। ठीक है, जितना भी हाइड्रोजन जो रिप्लेसेबल है, मतलब इस रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के काउंटिंग को क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे कि दोनों बेस और इफ ऑल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑफ एसिड गेट्स कन्वर्टेड टू H2O एंड all OH minus, all OH group, OH from base is converted to H2O। ठीक है, मतलब फुल्ली तरीके से एकदम रिएक्शन कर जाए तो जो भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उस सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे NaOH में OH आपका न्यूट्रलाइज होता है H2SO4 से। ठीक है, तो इसका पहला स्टेप जो है रिएक्शन का, वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से फर्दर रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनता है आपका Na2SO4। तो यहाँ पे आप देखो सोडियम के पास OH ग्रुप नहीं है, SO4 के पास H नहीं है, और वैसे भी H2SO4 की बात अगर हम करें तो SH2OH डबल बॉन्ड O
H2SO4 एक ही H है, एस है ना, यहाँ पर O और यहाँ पे O और H, ये आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन होता है? जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा वही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन ज्वाइंट टू ऑक्सीजन, सिर्फ वही हट सकता, बाकी हाइड्रोजन हटाया नहीं जा सकता। तो इसमें दो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है और दोनों यहाँ पे हट चुका है। तो आप देखो Na2SO4 में ना हाइड्रोजन है ना OH ग्रुप है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये नॉर्मल सॉल्ट होंगे। दिस इज नॉट नॉर्मल सॉल्ट, इसका नाम हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में देंगे। ठीक इसी तरीके से आपका NaNO3 को नॉर्मल सॉल्ट कह सकते हैं हम लोग, है ना। पोटेशियम सल्फेट को कह सकते हैं K2SO4 को। कैल्शियम फॉस्फेट को कह सकते हैं CA3PO4 होल ट्वाइस। सोडियम हाइपोफॉस्फोरस एसिड को कह सकते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फेट बोल सकते हैं इसको, ये भी है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, H2PO3 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो एक हाइड्रोजन जो होता है वो P से ज्वाइंट होता है। ये जितने भी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स हैं, इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। पी ब्लॉक, एनसीईआरटी में पढ़ना, पी ब्लॉक में आपको जब एसिड वगैरह आएगा ना तो सबका स्ट्रक्चर वहां पे ड्रॉ किया हुआ है, तो आप वहां से रिफर कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग गो थ्रू कर सकते हो एक बार जा करके। रिफर पी ब्लॉक फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एसिड्स, उसका नाम भी वहां पे दिया हुआ रहेगा। तो ये सब क्या है तुम्हारा, कैसा है? नॉर्मल सॉल्ट है। मैं इसका HPO3 का स्ट्रक्चर बना रहा हूं ताकि आप लोग को तसल्ली रहे कि हाँ यहाँ पर H जो है रिप्लेसेबल नहीं है। देखिए क्या होता है, H2PO3 हम लोग जरूर बोलते हैं, यह हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, मतलब एक H2O शॉर्ट हो गया है। देखो आपका H3PO4, ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन चला दो और इसमें एक ऑक्सीजन चला दो, तो उससे बन गया ये एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा तो देखो, P के ऊपर एक डबल बॉन्ड O। P कितना बॉन्ड बनाएगा? बोलो, P कितना बॉन्ड बना सकता है? ये बॉन्ड हुआ P का, एक बॉन्ड और चाहिए, है ना। अब देखते हैं एक बॉन्ड और कहां से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। PO3, एक O हम लोग को और चाहिए, ठीक है। इसमें लगता है ये डबल O बन जाएगा आपका, ये इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता भी होगा, H4PO6 P2O6 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर अकेला नहीं खींच सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना होगा। इसका स्ट्रक्चर अकेला नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेरोक्साइड दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है लॉस होता है, समझ गए, सिर्फ और सिर्फ ये लॉस होता है, ये आपका नहीं निकल सकता है। तो इसका बेटर स्ट्रक्चर के लिए हम लोग पी ब्लॉक में रिफर कर लेंगे कि एक्चुअल इसका क्या फार्मूला है, ठीक है ना। क्योंकि होता कई बार क्या कि कंडेंस्ड फार्मूला लोग लिख देते हैं। जैसे अगर इसका फार्मूला आपका H4P2O6 है तो इसको कंडेंस करके लोग क्या लिखते हैं, H2PO3 लिख देते हैं। तो इसकी वजह से भी कई बार हम लोग को आइडिया नहीं लग पाता है, बराबर। तो ये आपके नॉर्मल सॉल्ट हो गए।
अब देखो बी कैटेगरी एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट्स क्या होते हैं? एसिड सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय salts formed by incomplete neutralization of पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीबेसिक एसिड जैसे कि वही हो गया H2SO4 हो गया। तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग की बात मैंने की थी, यहाँ पे देखो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है ना। तो ऐसे सॉल्ट की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इनको हम लोग एसिड सॉल्ट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कॉमा सोडियम के साथ हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, ये भी सॉल्ट हो जाएगा तुम्हारा। देखो फॉस्फोरिक एसिड का एक हाइड्रोजन गया हुआ है, बाकी 2 हाइड्रोजन रुका हुआ है, ये भी एसिड सॉल्ट है। आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो भी चलेगा, तो उस पर 2 पावर आ जाएगा, तो लिखेंगे Na2HPO4, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? एसिड सॉल्ट हो जाएगा। बराबर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बाइकार्बोनेट हम लोग कहते हैं, ये एसिड सॉल्ट हो जाएगा। नाम इनका एसिड सॉल्ट है ना। ऊपर वाले का नाम है नॉर्मल सॉल्ट। थर्ड नाम क्या आ सकता है? बेसिक होना चाहिए ना, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं? इनका कहना है कि सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिक एसिडिक बेसेस। सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉली एसिडिक बेसेस। ठीक है, पॉली एसिडिक बेस किसको कहेंगे? पॉली एसिडिक बेस का मतलब होता है जैसे आपका MgOH होल ट्वाइस हो गया, ये 2 इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है ना। ये 2 इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। आप यहाँ पे AlOH होल थ्राइस लिख सकते है ना। ये डाई एसिडिक हो गया, डाई एसिडिक बेस, क्योंकि इसमें क्या है 2 OH ग्रुप है। ये हो गया ट्राई एसिडिक बेस, क्योंकि इसमें 3 है। अब देखो इसमें सॉल्ट्स कैसा कैसा होता है। जैसे सॉल्ट्स का एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, MgOHCl, मतलब Mg का एक बॉन्ड OH के साथ बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और एक बॉन्ड Cl के साथ बनेगा। मतलब जिसमें OH दिखाई पड़ जाए वही क्या हो गया तुम्हारा? बेसिक सॉल्ट हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोर आप एसिड से अगर इसको रिएक्ट करवाओगे तो ये OH चला जाएगा। जैसे ऊपर के केस में क्या हुआ था कि हाइड्रोजन एक बार में सारा नहीं जाता है, वैसे ही यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप एक बार में नहीं जाता है। मतलब MgOH होल ट्वाइस का अगर हम रिएक्शन लिखेंगे HCl के साथ तो इस तरह से रिएक्शन लिखना होगा, MgOH Cl और Mg प्लस H2O बनेगा 1 मोल। और अगला स्टेप में अगर रिएक्शन करवा दिए, थोड़ा सा कंडीशन हार्श लेना पड़ेगा, HCl, तो ये बन जाएगा MgCl2 प्लस H2O। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, ये हो गया बेसिक सॉल्ट। मतलब एक्चुअल जो लेबोरेटरी में होता है वो यही सब चीज होता है। और बचपन में जो क्लास 10 तक हम लोग पढ़ते हैं वो डायरेक्टली इसके बाद जो है इनके रिएक्शन से डायरेक्ट हम लोग ये दिखाया करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में ये सब ऑब्जर्व किया गया है, इसलिए ये सब भी हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना है। ये हो गया नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। और लास्ट लास्ट जो कैटेगरी है सॉल्ट का वो है तुम्हारा डबल सॉल्ट। फोर्थ नंबर कैटेगरी, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो दो सिंपल सॉल्ट के मिलने से बन जाते हैं, ठीक है। द एडिशन कंपाउंड formed by the combination of टू सिंपल सॉल्ट्स, नहीं नॉर्मल सॉल्ट्स बोल सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल सॉल्ट्स हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि दो नॉर्मल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से जो एडिशन कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। डबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अब ऐसा नहीं कि सारे सॉल्ट जो है कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे में, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ही है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपका पोटास एलम हो गया, ठीक है। पोटास एलम, पोटास एलम में क्या क्या होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के कॉम्बिनेशन से पोटास एलम बनता है। और यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है 24 मॉलिक्यूल, ठीक है। इस सॉल्ट का नॉर्मल नेम है पोटास एलम, ये याद रखना है, ये कई बार जीके उके में पूछा जाता है, जीके मतलब जनरल सेंस में। फिर तुम्हारा हो गया फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका फार्मूला है FeSO4
डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो ये सॉल्ट की, इसमें और भी बहुत सारा होता है, डबल सॉल्ट में मोहर सॉल्ट भी होता है, ठीक है, तो वो सब हम लोग नहीं लिखेंगे अभी फिलहाल। अब इसका देखो क्वालिटी क्या होता है, जब इसको वाटर में आप डिसॉल्व करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इसमें जितने आयंस मौजूद है ना वो सारे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। सो इसका प्रॉपर्टी हम लोग एक दो लिख लेते हैं। जैसे आपका ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होता है, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली, ठीक है, ये पहला इसका प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर furnishes all the ions, furnishes all the ions present in compound, इन सॉल्ट बोल सकते हो, ठीक है। फिर आपका सॉल्यूशन ऑफ डबल सॉल्ट जो है, ये दोनों सॉल्ट की प्रॉपर्टी को शो करता है। इट डिस्प्लेस, इट शोस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोथ सॉल्ट। मतलब क्या है कि जो रिएक्शन K2SO4 करेगा वो रिएक्शन तो पोटासियम करेगा ही, उसके अलावा जो रिएक्शन Al2SO4 होल थ्राइस करेगा उसका रिएक्शन भी ये शो करेगा, ठीक है। तो ये इसकी खासियत होती है। और एक अलग कैटेगरी ऑफ सॉल्ट होता है, ठीक है, एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉल्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे स्टार मार्क लगा कर लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, सॉल्ट के पास कॉम्प्लेक्स आयन होता है, या तो कॉम्प्लेक्स कटायन होगा या कॉम्प्लेक्स अनायन भी हो सकता है, ठीक है। salts having complex ion is called complex salt। complex salt example, सिल्वर डाइअमीनो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसको ब्रैकेट में ऐसे घेरा जाता है, इसको ब्रैकेट में घेरा जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आयन है वो कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है। ये जो है अमोनिया की प्रॉपर्टी जरूरी शो नहीं करेगा, ना ही सिल्वर की प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन अमोनिया की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। इसको वाटर में जब आप डिसॉल्व करोगे, व्हेन यू डिसॉल्व इन वाटर, मतलब AgNH3 होल ट्वाइस Cl, इसको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इससे आयन हम लोग को AgNH3 होल ट्वाइस मिलेगा प्लस और Cl माइनस मिलेगा, NH3 हटेगा नहीं,
इसी फॉर्मेट पर ये आयन मिलेगा आपको। तो हम लोग कई बार इसको ब्रैकेट में घेर करके ऊपर से प्लस दिखा देते हैं, तो हम लोग ऐसा ही करेंगे, ब्रैकेट में घेर के ऊपर से प्लस दिखा देंगे। ठीक है, तो इसको डाई अमीनो सिल्वर आयन आप नाम दे सकते हो। ये बहुत फंटास्टिक एग्जांपल है जो आपको इस चैप्टर में भी दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, और भी सॉल्ट हैं जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4 FeCl होल 6। ठीक है, K4 FeCl होल 6। यहाँ पे अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो यहाँ पे पोटेशियम आयन मिलेगा और बाकी आपका Fe आयन नहीं मिलेगा। K4 FeCl होल 6, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे आपका अनायन जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे है, K प्लस आपको मिलेगा और FeCl होल 6 का पावर देख लो कितना आ जाएगा, 4 माइनस आ जाएगा ना, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 4 माइनस। तो यही अनायन है इसका, इसमें Fe का क्वालिटी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये पूरा एज ए होल अनायन है। ठीक है, तो ये सारे जहां पर कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं वहां पे हम लोग सॉल्ट का नाम क्या देते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देते हैं। हाउ दे आर फॉर्म्ड, इट इज बियॉन्ड द सिलेबस ऑफ और करेंट जेई पैटर्न। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसमें एक और देखो स्टार मार्क लगा सकते हो, मिक्स्ड सॉल्ट के नाम से आता है, डबल सॉल्ट नहीं, मिक्स्ड सॉल्ट। काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है मिक्स्ड सॉल्ट और डबल सॉल्ट, तो इसलिए मिक्स्ड सॉल्ट भी हम लोग लिख लेते हैं स्टार मार्क के साथ। मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है तुम्हारा कि जो एक मतलब जो दो कटायन प्रोड्यूस करे या फिर जो दो अनायन अलग अलग अनायन प्रोड्यूस करे उसको हम लोग मिक्स्ड सॉल्ट कहते हैं। मतलब ये डबल सॉल्ट जैसा ही थोड़ा होता है लेकिन मतलब वैसा होता नहीं एग्जैक्टली। सॉल्ट which produces salt which produces more than one cation or more than one anion। ठीक है, when dissolved in water, when dissolved in water। अब देखो इतना डेफिनेशन से आप इसको मिक्स्ड सॉल्ट तो बोल रहे हैं, ये डेफिनेशन आपका डबल सॉल्ट पे भी तो लग सकता है। कहाँ गया डबल सॉल्ट, देखो डबल सॉल्ट में क्या है, एडिशन कंपाउंड तो है, यही एक डिमार्केटिंग फैक्टर है। ठीक है, कि ये एडिशन कंपाउंड है। नॉर्मल अगर पानी में हम लोग इसको डिसॉल्व करते हैं तो देखो क्या, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फर्निशेस ऑल द आयंस प्रेजेंट इन सॉल्ट। इसका मतलब क्या है कि डबल सॉल्ट में भी दो कटायन यहाँ पर मिल रहे हैं, राइट, डबल सॉल्ट में भी दो आपको कटायन मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको मिक्स्ड सॉल्ट मत बोल देना, क्यों, क्योंकि ये जो होता है एडिशन प्रोडक्ट होता है, मतलब ये किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। कौन सा बॉन्ड है, वो हो सकता है तुम्हारा वंडरवाल फोर्स हो जाए, छोटा सा बॉन्ड हो जाए, या फिर इनका सरफेस बॉन्ड हो जाए, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे बात अलग है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होता है
कि एक अनायन से हो सकता दो कटायन अटैच्ड है अलग अलग, एक ही अनायन से, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, उसके जैसा नहीं होगा। जैसे यहां पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यहां पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से दिखाते हैं, कैल्शियम OCl और Cl। यहां पर दो अनायन है, अलग अलग अनायन है, एक ही कटायन से जुड़ा हुआ है। यहां पे एक ही कटायन से दो अलग अलग अनायन जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब यहां पे अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर में हम दिखाएंगे तो Ca दिखा सकते हैं, ये +2 होगा, और एक तरफ इसके Cl माइनस है तो दूसरी तरफ हम बोल सकते हैं कि OCl माइनस है, ठीक है। तो इस तरह से ये मिक्स्ड सॉल्ट हो गया। और भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सबसे पहले के आता है ना, तो हम लोग को के लिखना चाहिए, KNaSO4, ये हो गया तुम्हारा SO4 2 माइनस, एक तरफ आप Na+ दिखा सकते हैं और एक तरफ आप K+ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम सल्फेट। जबकि डबल सॉल्ट में क्या है, अगर हम यहाँ पे डबल सॉल्ट की बात करते हैं तो उसका जो है डायरेक्टली इस तरह से बनेगा, एल्यूमिनियम के साथ आपका +3 चार्ज है, SO4 कितना अमाउंट में आएगा, 2 माइनस है ना। तो ये एक साथ कंबाइंड रहेगा, ये कंपाउंड अपने स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो में रहेगा, है ना, दोनों आयन, और इससे जुड़ा हुआ है दूसरा कंपाउंड K+ और SO4 वाला माइनस वाला पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो है कंपाउंड का मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, यहां पे मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड, जबकि यहां पे मॉलिक्यूल अटैच नहीं है, एक ही अनायन से दो कटायन जुड़ा हुआ, और यहां पर एक ही कटायन से दो अनायन जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टाइप ऑफ सॉल्ट। इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें कहां पे इंपॉर्टेंट होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ के लिए ये कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। हाँ, लेकिन तुम लोग के मॉड्यूल में कुछ कुछ सॉल्ट के बारे में पूछ रहा है, कौन डबल सॉल्ट है, कौन क्या है, इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या देगा, बाई चांस इसको वाटर में अगर डिजोल्व करोगे तो क्या क्या देगा। अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये जितने भी आयंस है ना, ये सारे फर्निश कर देगा, Ca+2 देगा, OCl- भी देगा और Cl- भी देगा, ये वाटर में डिजोल्व करने पर। इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये भी आपका कौन कौन सा आयन देना चाहिए, सोडियम+ दे देगा, सल्फेट आयन देगा और पोटेशियम+ आयन दे देगा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये कौन कौन आयन दे सकता है किस केस में, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो, ये सॉल्ट का नामकरण तो हुआ है, किसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा बेसिक होगा वो अलग बात है। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं आपका एसिड सॉल्ट का, ये कैसा सॉल्यूशन है, ये कैसा सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इवन इसके बारे में भी आप जानते हो, सोडियम डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, है ना, ये सारे क्या है, एसिड हैं। लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, तो वाटर से एसिड वाला रिएक्शन करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर से अगर रिएक्शन करता है तो ये क्या जनरेट करता है,
बेसिकली हम लोग किसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन का, है ना। तो हम लोग इसको माइनस लगा सकते हैं, इसको प्लस लगा सकते हैं, Na प्लस का कोई रोल नहीं है। तो वाटर से जब ये रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस OH माइनस आयन बनाता है ना। तो अब देखो ये OH माइनस आयन फर्निश कर रहा है वाटर से रिएक्शन करने पर, तो इसका वाटर सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, aqueous solution of sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेसिक। सॉल्ट कैसा है, एसिड है, लेकिन इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। ठीक है, तो इसका सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा होगा, है ना, उससे जज नहीं करना है कि ये एसिड है या बेसिक है। ये क्या हो जाएगा आपका, एसिड सॉल्ट है, लेकिन इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान में क्या रहेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बचा हुआ है तो डायरेक्टली हम लोग बोल दें कि इसका सॉल्यूशन जो है एसिडिक होगा, क्योंकि ये और H प्लस दे सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये चूंकि वेरी वेरी क्या है, वीक एसिड से पार्ट आया हुआ है। ठीक है, मतलब माइल्ड एसिड से आया हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान दोगे क्या हो रहा है, HCO3 माइनस कहां से आता है, कार्बोनिक एसिड के फर्स्ट डिसोसिएशन से आता है ना। तो ये जो है माइल्ड एसिड है, तो ये भी तुम्हारा माइल्ड बेस बनता है, ये भी आपका माइल्ड बेस बनता है, या कह सकते हो वीक ही बेस बोल सकते हो। अब ये जैसे ही वीक बेस बन गया तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा, और हाइड्रोलाइसिस करने पर ये स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा। समझ गया ना, इससे H प्लस ले रहा, लेकिन HCO3 माइनस को हम लोग ये बोल सकते हैं कि OH माइनस से ये स्ट्रॉन्गर बेस है, क्योंकि H प्लस वो खींच रहा है, OH माइनस को फेंक रहा है अलग, बोल रहा है कि तुम नहीं रह सकते हो H प्लस के साथ। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड से रिएक्शन कर रहा है ना, और ये चीज बना रहा है। तो यहाँ पे एक बात ये हो गई NaSCO3 के बारे में। अब देखो एक और एसिड सॉल्ट लेंगे, एक और अगर एसिड सॉल्ट हम लोग लेते हैं, NaHSO4, ठीक है, और इसको वाटर से अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलने के चांसेस है, क्या H2SO4 मिलेगा हमको, ये कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि H2SO4 के फितरत में है आयोनाइज होना। उल्टा हो सकता है कि इसका कुछ कुछ पार्ट जो है H प्लस लिबरेट कर दे, इसका कुछ कुछ पार्ट जो है H प्लस लिबरेट कर देगा, उल्टा, समझे। तो इसका जो है सॉल्यूशन अगर आप देखोगे एक्वस सॉल्यूशन, तो वो एसिडिक होता है। aqueous solution of sodium hydrogen sulfate is acidic, ठीक है, इस H प्लस की वजह से, और ये सॉल्ट भी एसिडिक है। तो ये तो डिपेंड करता कि हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है, उल्टा ये और जो है आयोनाइज होने की कोशिश करेगा। लेकिन ज्यादातर H2SO4 में जो आयंस दिखाई पड़ते हैं वो HSO4 ही दिखाई पड़ते हैं, बहुत कम आयन होते हैं SO4 2 माइनस का, क्योंकि ये जो है वीकली आयोनाइज होता है। ठीक है, ये वेरी वेरी वीकली आयोनाइज होता है, बट आयोनाइज होता है, इसका उल्टा हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, नो हाइड्रोलाइसिस हियर। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड सॉल्ट है, उसका सॉल्यूशन भी एसिडिक है, यहाँ पे एसिड सॉल्ट है लेकिन उसका सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना।
अब हम लोग चलते हैं आगे। ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस जो है नियरली ऑल कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग एक नए टॉपिक पर चलते हैं, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन, है ना। बफर सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें पीएच चेंज करने की टेंडेंसी बहुत कम हो, है ना। अ सॉल्यूशन which resists pH change on adding small amount of acid or base। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर हम वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में एसिड मिलाएं या फिर बेस मिलाएं, उसका पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब देखो कैसे ये काम करता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो स्मॉल अमाउंट में हम मिला रहे हैं, तो क्या बफर के अलावा जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें पीएच चेंज होगा? डेफिनेटली होगा। देखिए कैसे, है ना। A solution which is not buffer, solution which is not buffer, यहाँ पे पीएच चेंज का मतलब है एक यूनिट नहीं है, मतलब रजिस्ट पीएच चेंज, मतलब पीएच लगभग जो है जैसे 7 के रेंज में है तो 6.98 होगा या फिर 7.01 होगा, डायरेक्टली 7 से 7.5 नहीं चला जाएगा, समझे। तो उस टाइप की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखो सिंपल क्या होता है, कई बार जैसे हम सुगरी सॉल्यूशन ले लिए या NaCl हमने यहाँ पे रखा हुआ है वाटर में, अगर हम NaCl इसमें रखते हैं तो इसका सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? क्या लेंगे इसका सॉल्यूशन का पीएच? 7 लेंगे या मोर देन 7 लेंगे या लेस देन 7 लेंगे? ये कैसा सॉल्ट है? नॉर्मल सॉल्ट है। क्या इसका हाइड्रोलाइसिस होगा? Na+ का नहीं होगा हाइड्रोलाइसिस, Cl का भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, तो हम लोग पीएच कहेंगे कि इसका 7 है। ठीक है, यहाँ पे पीएच आपका कितना है अभी? 7। अब मैं कहता हूं कि आप इसमें HCl डाल दो, मान लो कि ये 1 लीटर है। अब इसमें आप HCl डाल दीजिए, कितना अमाउंट में? लेट्स से इसमें ऐड हम लोग कर रहे हैं 0.0001 मोल, ऐसा डाल दिया HCl, बराबर। बहुत कम अमाउंट है ना मोल के टर्म में, है ना। इसको इसमें ऐड कर दिया, अब पीएच कितना होगा? तीन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10⁻³ है ना। H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻³ मोल हो जाएगा, और लीटर 1 है तो हम लोग बोलेंगे मोलर। तो पीएच कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। सी, पहले पीएच कितना था? 7 था, और हो गया कितना? 3। इतना कम अमाउंट डालने पर, अब मैं बफर सॉल्यूशन जब लूंगा तो इतने कम अमाउंट से ही आपको पता चलेगा कि ये पीएच लगभग 7, मतलब जो उसका ओरिजिनल पीएच होगा उसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन की ये क्वालिटी होती है कि इस तरह से पीएच चेंज उसका नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बफर नहीं है उसमें ऐसा होगा, बफर में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो बफर सॉल्यूशन का कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन देखेंगे।
टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। इसमें जो है तुम्हारा 3 टाइप होता है टोटल। बफर सॉल्यूशन का टोटल 3 टाइप होता है। पहला टाइप है तुम्हारा सिंपल बफर, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल बफर, सिंपल बफर क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ salts of weak acid and weak base। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल है तुम लोग के पास वीक एसिड वीक बेस का? क्या एग्जाम्पल है? एक ही तो एग्जाम्पल है ना? यही ना हम लोग पढ़े हैं, अमोनियम एसीटेट। अब देखो इसका एक्वस सॉल्यूशन बफर की तरह एक्ट कैसे करता है। बफर एक्शन समझो। अगर हम एसिड डालते हैं, मान लो CH3COONH4, तो इसमें आयन कौन कौन है? ये माइनस आयन है और ये प्लस आयन। इसमें हम सपोज करो कि एसिड डाल दिए वेरी लिटिल अमाउंट में, तो क्या होगा? ये H प्लस जो है इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, एसीटेट आयन के साथ। तो एसीटेट आयन के साथ जैसे ही ये रिएक्शन करेगा, पहले आप याद करो क्या होता है, इसका पीएच क्या होता है? इसका पीएच तो लिखवाया हुआ है ना, इसका पीएच का स्ट्रक्चर क्या था? 7+½ pKa माइनस pKb, है ना? और ये 10⁻⁻5 रेंज का, ये 10⁻⁻4 रेंज का है, तो लगभग 6.5 के आसपास या 7.5 हो सकता है इसका पीएच हो। अब इसमें जितना हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन था उस पर फोकस करो आप। पीएच के हिसाब से ही हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन है ना? हम उसके अलावा जो है H+ इसमें कुछ डाल दिए, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया इनिशियली। सो इनिशियली H+ सडनली इंक्रीजेस, लेकिन क्या होगा समय के साथ? ये जो फालतू वाला जो H+ आप दिए हो ना, ये एसीटेट आयन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, देन बफर एक्शन शुरू होता है। अब जब तक कुछ चेंज नहीं होगा तो बफर एक्शन थोड़े ना शुरू होगा। तो अब देखो ये इंक्रीज हो गया, बफर एक्शन शुरू होगा, तो यहाँ पे आपका एसीटेट आयन जो है वो रिएक्शन कर जाएगा किसके? एसिड के साथ, और ये बनाएगा आपका एसिटिक एसिड। जितना आपने दिया था वो रिएक्शन कर जाएगा और ये बनाएगा, खत्म कर, एसिटिक एसिड बन गया। अब ये हमको पता है कि रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बनाया। अब बोलोगे कि सर एसिटिक एसिड बैक CH3COO और H+ तो दे सकता है। रिमेंबर, क्या एसिटिक एसिड अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है? एसिटिक एसिड बन तो गया है ना? ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये एक वीक एसिड है। जैसे ही एसिटिक एसिड आलोक की तरह सो गया, तो अब उसको जगाओगे तो वो जागेगा नहीं। अब उसको तुम कहोगे कि एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करिए, तो बोलेगा कि वो पेट में चला गया, अब निकलेगा नहीं। समझे? ये बैक जो है जितना H+ कंज्यूम करता है उसका बहुत ही फ्रैक्शनल पार्ट देता है, ठीक है?
सो हम लोग लिखेंगे यहां पर एसिटिक एसिड फॉर्म्ड CH3COOH formed dissociates very weakly. ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाला हाइड्रोजन आयन है वो जो है पहले रिएक्शन करेगा। ठीक है, और ये रिएक्शन करेगा तो ये बन जाता, फिर ये जो है उल्टा जो है रिएक्शन नहीं करता, मतलब ये वेरी वेरी वीकली डिसोसिएट करता है। मतलब जितना हाइड्रोजन आयन ये खपत कर लिया, अब उतना हाइड्रोजन आयन रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से मेरे सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन नियरली सेम रह जाता एज बिफोर एडिंग एसिड। हेंस concentration of H plus remains nearly same as before adding of small amount of acid। आप कहोगे कि ज्यादा अमाउंट में लेंगे तब क्या होगा? बिल्कुल आपका सोचना सही है। अगर हम ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो क्या होना चाहिए? जितना एसीटेट आयन है वो सब रिएक्शन कर जाएगा और क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड बनाएगा। लेकिन ज्यादा अमाउंट है, इसका मतलब क्या कि H प्लस भी तो रह जाएगा, है ना? H प्लस क्या हो जाएगा उस केस में? नॉन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा अमाउंट में H प्लस लोगे तो फिर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, मतलब उसमें तुरंत पीएच चेंज होगा। However, this is not true. When large amount of H plus is added। ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये कम अमाउंट के लिए, मतलब उतना ही अमाउंट हम लोग को लेना है जितना में एसिटेट आयन खपत ना हो पाए। हाँ, मोबाइल पे कर रहे हैं। आपका नेटवर्क इशू हो गया? पता नहीं, कोई होस्ट बन गया है क्या? नहीं, तो आप निकल गए, गलती से लॉगआउट आपका हो गया होगा, तो वो ऑटोमेटिकली किसी को ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हमारे केस में कौन होस्ट बन गया था? ये वो लैपटॉप रैंडम का तो आईडी कैसे पता? वही बोला क्या। तो ये है बफर एक्शन। बफर एक्शन जो होता है ना, स्मॉल अमाउंट के लिए वैलिड है, ये ध्यान में रखना है, इसीलिए ये रेड में लिखा गया। इस केस में बफर एक्शन जस्टिफाई हम लोग नहीं करेंगे। स्मॉल अमाउंट में आप लीजिएगा तो बफर एक्शन बिल्कुल जस्टिफाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये एसिड का रिएक्शन हुआ। अगर हम स्मॉल अमाउंट में बेस लेंगे तब क्या होगा? अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट में बेस लेंगे, इसके साथ अगर हम इस सॉल्यूशन में बेस मिला दिए स्मॉल अमाउंट में, तब क्या होगा? कौन रिएक्शन करेगा? कौन आयन? NH4 प्लस रिएक्शन करेगा। NH4 प्लस अगर रिएक्शन करेगा तो हम लोग को मिल जाएगा NH4OH। अब ये जो बना है ये भी एकदम आलोक जैसा है, वापस डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, ये वीक बेस है। आप समझ में आ रहा है ना वीक बेस का क्या रिक्वायरमेंट है, वीक एसिड का क्या रिक्वायरमेंट है? अगर स्ट्रॉन्ग होता तो वो फिर से रिट्रांसफर हो जाता, सो स्ट्रॉन्ग लेने से कोई काम नहीं होगा। तो ये वीक बेस है, वीकली डिसोसिएट होता है।
सर हाँ बोलो। सर ऊपर वाले में अगर H+ ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। हाँ, ज्यादा अमाउंट में लोगे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनेगा, लेकिन सॉल्यूशन हाईली एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट ट्रू व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ H+ इज एडेड। मतलब वो हाईली एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि NH4+ भी जो है वो तुम्हारा हाइड्रोलाइज होने के बाद H+ ही बनाता है। तो ये भी बात ध्यान में रखना होगा कि दोनों चीजें जो है हाइड्रोलाइज रहती हैं एक साथ, है ना। समझा सैफ? यस सर। तो इस समय वीकली डिसोसिएट करेगा, और इस वजह से मेरा फिर से OH- कॉन्सेंट्रेशन जो है नियरली सेम रह जाएगा। हेंस OH- कॉन्सेंट्रेशन becomes nearly same, nearly as much as before, as before। अब देखिए, ये हो गया सिंपल बफर, इसका पीएच सबको पता है। अब हम लोग उस बफर की बात करेंगे जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, एसिड बफर, एसिडिक बफर हम लोग बोलते हैं। तो बेसिक बफर भी आएगा। एसिडिक बफर क्या है? एसिडिक बफर आपका है जब हम लोग एक वीक एसिड का, वीक एसिड का, एक मिनट, अगर हम लोग वीक एसिड ले रहे हैं और इसका रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब देखो, इसमें मैं जो बोल रहा हूं है ना, उसको समझने की कोशिश पहले करना। यहाँ पे आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर हम वीक एसिड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वीक एसिड का सबसे मस्त एग्जांपल तो यही है ना, एसिटिक एसिड। तो आप एसिटिक एसिड यहाँ पे फिलहाल लिख लो ताकि समझ में आए। NaOH हमने ले लिया। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर हम इसका 1 मोलर लिए और इसका 1 मोलर लिए, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा। ठीक है, प्लस H2O खपत हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये बैक उल्टा डायरेक्शन में बहुत कम ही ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर हम इसको 1 मोलर लिए और ये हम लोग 2 मोलर ले लिए NaOH, तो क्या मिलेगा हमको। अगर हम ये 2 मोलर लिए, मतलब इसका 2 मोल ले लिए, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपका एसेटिक सोडियम एसीटेट तो बनेगा ही, उसके अलावा NaOH भी आपके पास रहेगा, रहेगा ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट में, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये ध्यान दें, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, कम अमाउंट में है, तो ये पूरा का पूरा खपत हो जाएगा और ये वाला बचा रहेगा। अब देखो ये सॉल्यूशन क्या है, हम सारे सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे, कौन बफर है या कौन बफर नहीं। ठीक है, एक और केस, एक और केस में हम लोग ये बोल सकते हैं, उल्टा करेंगे सिचुएशन। CH3COOH ले लिए, ये 2 मोल ले लिए, और 1 मोल आपका NaOH का आ गया। अब क्या बनेगा, अब आपको पता है कि ये बन जाएगा, सोडियम एसीटेट तो बनेगा ही, और क्या बनेगा, रह जाएगा, बनेगा नहीं, एसेटिक एसिड रह जाएगा। मैं फाइनल जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसकी बात कर रहा हूं, है ना। इक्विलिब्रियम इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये फिर से हाइड्रोलाइज वगैरह होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम जस्ट दिखाया जा रहा है, वाटर तो रहेगा ही। ठीक है, बट हम लोग को मतलब क्या है,
रिएक्टेंट साइड से। अब आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो केस बाय केस, दोनों में एसिड और बेस मिला करके देखेंगे और पता करेंगे कौन जो है रजिस्ट कर रहा है पीएच को। सो सबसे पहले हम लोग केस ले रहे हैं CH3COO का। इसमें बेसिकली मेरा सिर्फ और सिर्फ एसीटेट आयन है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एसीटेट आयन, राइट। अब देखिए क्या होगा अगर हम एसीटेट है और प्लस सोडियम आयन। अब आप बोलोगे कि सर इसमें एसीटेट आयन है और एसिटिक एसिड रहेगा, है ना, एसिटिक एसिड बनेगा, तो बताओ कितना बनेगा? ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि ये सोडियम उसको जिंदा नहीं रहने देगा। जब जब बनेगा तब तब कहेगा तुम एसीटेट बन गए। सो ऑलमोस्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एसीटेट आयन रहेगा और सोडियम रहेगा, बराबर। अब इसमें आप थोड़ी सी एसिड मिला करके देखो क्या हो रहा है। एसिड में तो ये खपत हो जा रहा है ना, एसिड में ये खपत हो जा रहा है, एसिडिक एसिड बना रहा है, बढ़िया बात है, खपत हो गया। मतलब एसिड मिलाने पर छोटा अमाउंट में पीएच ऑलमोस्ट सेम रह जाएगा, पीएच रजिस्ट हुआ, पीएच चेंज रजिस्टेड। लेकिन अगर हम बेस मिलाएंगे तब क्या होगा? अगर हम बेस मिलाएंगे तब क्या होगा? बेस को एडजस्ट करने वाला कोई है क्या? Na एडजस्ट करेगा? अगर Na एडजस्ट करेगा तो NaOH बनाएगा। क्या NaOH के फितरत में है NaOH के टर्म में रहना? नहीं, दैट विल बैक कम इनटू आयोनिक फॉर्म, है ना, वो Na प्लस और OH माइनस के फॉर्म में आ जाएगा और OH माइनस एज इट इज रहेगा। इट इज समथिंग लाइक एडिंग OH माइनस टू वाटर। तो सोचो पीएच चेंज हम लोग देखे थे, तो यहाँ पे आपका पीएच जो है रजिस्ट नहीं हुआ, पीएच इज नॉट रजिस्टर्ड, पीएच चेंज इज नॉट, डेल्टा पीएच बोल देंगे हम लोग मैथ के टर्म में। डेल्टा पीएच इज नॉट नियरली इक्वल टू 0, ठीक है, पीएच में चेंज लगभग 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये बफर नहीं है ना, तो एक तो हमारे लिस्ट से चला गया, ये बफर नहीं है। इसके बारे में क्या ख्यालात है? सेकंड ऑप्शन कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन आप लोग बताइएगा, सोडियम एसीटेट और NaOH, वो तो ऐसे ही दिख रहा है, सोडियम एसीटेट Na प्लस और OH माइनस आयन है। अब बताइए इसमें अगर हम लोग H प्लस डालेंगे तो वो एडजस्ट होगा क्या? एसिड डालेंगे तो बेस रिएक्शन कर जाएगा, है ना, उसका बेसिक पार्ट जो है वो रिएक्शन कर जाएगा। अब बेस का पीएच आप जानते हो क्या होता है ना, 10, 11, 12 के आसपास होता है। उसमें H प्लस डालोगे, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो आपका ये वाटर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। तो एक बेसिक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में एक बहुत ही वेरी वेरी माइल्डली बेसिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पीएच में तो चेंज दिखाई पड़ेगा ही, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा पीएच नियरली 0 के बराबर नहीं होता है, यहाँ पे भी आपका डेल्टा पीएच इज नॉट नियरली इक्वल टू 0। सिंपली H प्लस ऐड करने से, इसका मतलब ये बफर नहीं है, बोल देंगे नॉट ए बफर, नॉट अ बफर, नॉट अ बफर। लास्ट केस ऑब्जर्व करके देखो, छोटा अमाउंट में एसिड लेंगे, छोटा अमाउंट में बेस लेंगे, बड़ा अमाउंट की बात नहीं हो रही है। सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड, बोलोगे कि ये दोनों कैसे रह सकता? बिल्कुल रह सकता है, ठीक है, रह सकता है। मैं बोला था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में जब भी रहेगा तो इसको जिंदा नहीं रहने देगा, जितना रहेगा वो रिएक्शन कर लेगा। सो जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने मिलाया होगा वो एसीटेट आयन में कन्वर्ट कर देगा और बाकी को छोड़ रहा है, राइट। अब इसमें अगर हम
स्मॉल एसिड मिलाएंगे, स्मॉल अमाउंट में मिलाएंगे तो क्या होगा, और अगर बेस हम स्मॉल अमाउंट में मिलाएंगे तो क्या होगा। बेस में मतलब समझ लो कि NaOH ही आप मिला रहे हो, इसमें HCl मिला रहे हो, क्या होगा, क्या होना चाहिए। इसमें एसीटेट आयन H+ को खाएगा, है ना, एसीटेट आयन H+ को खाएगा तो हम लोग को मिल जाएगा एसिटिक एसिड, मोर अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड बोलेंगे, है ना। सो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों रिएक्शन करके हम लोग को बना रहा है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड कैसा है, आलोक जैसा, है ना। अगर OH- हम लोग मिलाएंगे तो इसका खपत कौन करेगा, ये OH- NaOH टाइप से आप समझ सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड समझो, किसके साथ रिएक्शन करेगा, बोलो साहब, एसिटिक एसिड के साथ, सॉरी सर, CH3COOH के साथ। हाँ ये एसिटिक एसिड हुआ, और क्या हुआ, तो एसिटिक एसिड के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा और हम लोग को क्या देगा, बोलो क्या देगा, CH3COO प्लस H2O। COO और प्लस वाटर। H2O देगा। तो इसमें हमारा क्या बन गया, एसिटिक एसिड मोर अमाउंट में बन गया, इसमें एसीटेट आयन मोर अमाउंट में बन गया है। इसका मतलब हमने जो H+ और OH- pH चेंज करने के लिए डाले थे वो नाकाम साबित हुआ, है ना। इसलिए यहाँ पर दोनों केस में pH रजिस्ट हो रहा है। हम लोग बोलेंगे डेल्टा pH इज नियरली इक्वल टू 0, डेल्टा pH is nearly equal to 0, hence it is a buffer solution, hence it is a buffer solution। तो बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है, हम लोग छोटा छोटा मोटा एसिड से ये सब रिएक्शन दिखा देते हैं और फिर बताते हैं कि कैसा क्या होगा। अब देखो क्या है, बफर सॉल्यूशन का pH इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग pH ऑफ बफर सॉल्यूशन पर जाएंगे। pH ऑफ एसिडिक बफर, एकदम फार्मूला जो डिराइव होगा उसको ध्यान से एकदम चिपका लेना, कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन एडवांस लेवल में सवाल जो आता है वो रिएक्शन बेस्ड होता है, इसीलिए सीनियर लोग कहता है कि आयोनिक का सवाल आए तो छोड़ देना, एकदम गधा सीनियर है सब। देखो आपका CH3COO- है, सॉल्ट से आया हुआ है, और CH3COOH कुछ कॉन्सेंट्रेशन में है, इसका pH क्या हो जाएगा, है ना, इसका pH कितना हो जाएगा। तो इसके pH के लिए हम लोग क्या कहेंगे, इसके pH के लिए हम लोग कहेंगे कि ये जो एसिड है ना, और ये जो एसीटेट आयन है, ये फर्स्ट डिसोसिएशन जो होता है एसिटिक एसिड का, उसके लिए इन लोग जो है प्रतिबाध्य है उस इक्विलिब्रियम के लिए। तो हम लोग बोलेंगे कि वी हैव इक्विलिब्रियम COOH विथ एसीटेट आयन प्लस H+। समझ गए, इसका अमाउंट और इसका अमाउंट, है ना, ये तो हम लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन H+ कौन होता है, इनके अमाउंट पर डिसाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इक्विलिब्रियम होता है।
अब देखो, मान लो कि इसका हम लोग एसिड नाम लेते हैं ना, कि ये एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये सॉल्ट से आया हुआ ना, हम लोग लिखेंगे ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड हो गया, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, सो राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka इक्वल टू salt concentration into H plus concentration divided by acid concentration। लिख सकता हूं मैं ऐसा, ये बात समझ में आए, क्लियर है। अब क्या करना, H प्लस हमको मिल गया, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, Ka इंटू एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट, ठीक है। पीएच लगाओ, सो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ, यहां पे लिखेंगे एसिड बाय सॉल्ट। तो पीएच कितना हो जाएगा, pKa और माइनस लॉग एसिड बाय सॉल्ट। आप इस स्ट्रक्चर में भी याद रख सकते हैं, और लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्ट को ऊपर कर सकते हैं, यूजुअली वही फार्मूला जो है दिया जाता है। सो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, ठीक है। ये आपका किसी भी बफर का, एसिडिक बफर का पीएच का फार्मूला हो गया। ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। मतलब जितना अमाउंट मिला करके आपको बनाना है बना सकते हो, आप एसिड ले लीजिए, सोडियम एसीटेट ले लीजिए, जितना अमाउंट रखना रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे फार्मूला यही एस्टेब्लिश होगा पीएच का, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया एसिड बफर का। अब हम लोग चलते हैं, बेसिक बफर का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, टाइम है थोड़ा सा 5 मिनट और दो, उसमें बफर एक्शन हम नहीं समझाएंगे, है ना। थर्ड, बेसिक बफर, एसिड बफर में हमने क्या देखा कि वीक एसिड है और इसका सॉल्ट है, तो बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक बेस में क्या है आपका, बता सकते हैं, हाँ एक वीक बेस का एग्जांपल बताओ सुमित। हर केस में यही सब घूमेगा, NH4 प्लस NH4OH प्लस NH4Cl बोल सकते हैं ना। तो ये तुम्हारा एक एग्जांपल हो गया बेसिक बफर का। अब इसमें एक्शन समझाने की जरूरत नहीं है, ये जो है आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं रहेंगे, ठीक है। अब देखो इसका पीएच डिराइव करो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH। NH4OH जो है ये NH4 प्लस OH माइनस लेता है, सो हम लोग लिखेंगे Kb इज इक्वल टू NH4 प्लस होल डिवाइडेड बाय NH4OH इंटू OH माइनस, लिख सकते हैं
NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिखेंगे? NH4 प्लस कहां से आया हुआ है? सॉल्ट से या बेस से? सॉल्ट से, तो ये लिखेंगे सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। NH4OH कहां, ये तो अपने आप बेस है तो इसको लिखेंगे बेस। अब देख लो यहां पे लिख करके Kb बराबर सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस इंटू OH माइनस, और यहां पे POH कैलकुलेट कर लेंगे। POH will be equal to PKb plus log salt by base concentration। एकदम उसी फार्मूले की तरह। तो फार्मूला याद रखना, देखो कैसे थोड़ा आसान होता है। जो आप पीएच का फार्मूला यूज करते हो ना, सेम पैटर्न पे पीओएच का फार्मूला होता है, तो आपका एक हेडेक कम हो जाएगा आगे चल करके जब रिवीजन करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया बेसिक बफर में पीएच का फार्मूला, बफर एक्शन हम लोग समझ ही चुके हैं। ठीक है, अब इसमें देखो एक एग्जांपल मैं जस्ट ले रहा हूं, तुरंत क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल ये है, कि कैलकुलेट द पीएच, calculate the pH after addition of 80 ml and 100 ml respectively of 0.1 normal sodium hydroxide to 0.1 normal acetic acid। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल क्या है, एसिड और बेस मिला रहे हैं हम लोग। क्या मिला रहे हैं? एसिड और बेस मिला रहे हैं, एसिड प्लस बेस मिला रहे हैं। अब देखो एसिड कितना अमाउंट में है तुम्हारा, CH3COOH। इसमें नंबर ऑफ मोल की अगर बात करें, नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा एसिड का, मिली में डिस्कशन करना पड़ेगा, है ना। 80 इंटू 0.1 ये किसका हो गया, NaOH का, और 100 इंटू 0.1 मतलब 10 मिली मोल। ये 10 मिली मोल अमाउंट में है। और आपका NaOH कितना मिली मोल हो गया, तो 80 इंटू 0.1 8 मिली मोल हो गया। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 180 ml, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी से कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डिसाइड करेंगे। अब देखिए यहां पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट भी दिखाई पड़ रहा है। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? तुलिका, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? NaOH। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो रिएक्शन करेगा NaOH फुल टू, तो हम लोग को एट इक्विलिब्रियम बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या हो जाएगा आपका, ये कितना बचेगा 10-8 मतलब 2 मिलीमोल ऑफ CH3COOH मिलेगा, प्लस में 8 मिलीमोल कौन मिलेगा, सोडियम एसीटेट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन,
अब यहाँ पे देखो वीक एसिड है आपका और उसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये क्या हुआ, बफर हुआ ना, ये बफर सॉल्यूशन हो गया। हालांकि जरूरत नहीं है उतना याद रखने का, अगर हम लोग को ये पता है कि किस तरह से इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करवाना है तो हम लोग डायरेक्टली भी पीएच फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बफर सॉल्यूशन है। कैसा बफर है, एसिडिक बफर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, पीएच कितना होगा, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम तो सेम है दोनों का, है ना, हम लोग लिखेंगे पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट कितना है, देखो 8 है तो सॉल्ट हो गया 8 और बेस एसिड हो गया 2। पी के ए लगभग 4.74 होता है, इसका रिजल्ट याद रखना है डेटा। और ये log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 0.301, 2 इंटू log 2 0.6, तो ये हो गया लगभग 5.34 pH। ये एसिड बफर का pH 5.34 हो गया। क्योंकि इसमें मोर अमाउंट में एसिड होता है इसीलिए एसिडिक नेचर का भी होता है। तो इसी तरह से आपको जो है कैलकुलेट हमेशा करना रहेगा, जजमेंट लेना रहेगा कौन एसिड बफर है कौन बेसिक बफर है। इस चैप्टर में हम लोग एसिड और बेस ही मिलाते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है ना। तो उसको अगर तुम मेंटली माइंड सेट करके देखोगे कि किस केस में बफर बन रहा है, किस केस में एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, किस केस में बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल नजर आता है। लेकिन आप अगर रटने पे उतावले हो जाते हो कि हम बफर रट लेंगे, ये रट लेंगे, वो रट लेंगे, तो फिर ये चैप्टर तुम्हारे काम का नहीं है। बिल्कुल एकदम भूल जाओ कि ये चैप्टर पे कमांड भी होगा। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अब एक चीज और हम लोग केवल फैक्चुअल डेटा लिख लेंगे जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है और न्यूमेरिकली उसको प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है। फैक्चुअल डेटा फैक्चुअल डेटा ये है कि पीएच रेंज जो होता है, पीएच रेंज ऑफ एसिड बफर वो पी के ए प्लस माइनस 1 होता है। ठीक है, और पीएच रेंज पीओएच बोलना चाहिए हम लोग को, बेसिक बफर के लिए पीओएच रेंज ऑफ बेसिक बफर ये होता है पी के बी प्लस माइनस 1। तो कहने का मतलब ये है कि आपका सॉल्ट बाय एसिड का वैल्यू 1/10 से 10 तक के बीच में होना चाहिए। मतलब रेशियो हम लोग को बता रहा है फॉर बफर सॉल्यूशन, है ना। इट मींस दैट इज फॉर बफर सॉल्यूशन बेस्ट बफर एक्शन, फॉर बफर एक्शन इफेक्टिव हमारा सॉल्ट बाय एसिड और सॉल्ट बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किस रेंज में होना चाहिए, 1/10 से लेकर के 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के बफर एक्शन अच्छा ऑब्जर्व होता है, अदरवाइज ऑब्जर्व होना बंद हो जाता है। तो ये डायरेक्ट डेटा याद रखेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट बफर एक्शन कहाँ पे होता है, बेस्ट बफर एक्शन जब ये कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 1 होता है। बेस्ट बफर एक्शन एट concentration ratio 1, ratio 1:10
1:1। ठीक है, ये फैक्चुअल डेटा याद रखना, ये सब न्यूमेरिकल में कोई इस्तेमाल नहीं है। ये तुमको क्या होगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वहां पर ये सब का जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, ये सब का यूज नहीं होता ज्यादा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। बफर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। आप लोग बफर सॉल्यूशन के पहले एग्जांपल्स देखिएगा और तब जाकर के आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिएगा, क्योंकि एग्जांपल देखोगे तो ब्रेन खुलेगा। आज हम लोग थ्योरी में ही लटके हुए रह गए हैं, है ना। सो होम असाइनमेंट बफर सॉल्यूशन। आप लोग सब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी बनाते रहिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अब केएसपी जैसे ही पढ़ेंगे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, टाइम फिर कम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 12th का टॉपिक जो है टेस्ट के लिए जो है स्टार्ट कर देंगे, केमिकल काइनेटिक्स। तो आज के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे। हाँ साहब, कुछ पूछना है? नो सर। नहीं।